हेलो एवरीवन, आप सभी को पाई क्लास में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहां जाकर नहीं देखे तो वहां जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पहले वीडियो में हम बात किए थे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, और इसके बारे में जो भी मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के लिए किया था वो हम समझा चुके हैं। इसके आगे देखेंगे वियना सम्मेलन, ठीक है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो काम किया था उससे किस किस देश को थोड़ा सा नुकसान हुआ था, उन लोग, ये आपका नाम लिखा हुआ है, एक था ब्रिटेन, रूस, प्रसा और फ्रांस। इनको ना मतलब इसके जो नेपोलियन का नीति था इससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा था, और इन सभी ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ एक आंदोलन किया। और आंदोलन में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट को बुरी तरह हरा दिया जाता है। उसके बाद एक सम्मेलन किया जाता है वियना में, ठीक है ना। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो वहीं पर एक सम्मेलन किया जाता है जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। पूछता है एग्जाम में कि बताइए वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1815 में, ठीक है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, मतलब इसका लीडरशिप किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मेटरनिक के द्वारा। और मेटरनिक था कौन? तो ये एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है ना। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रियाई चांसलर था, ठीक है ना। नेतृत्व इसके द्वारा किया गया था। ये जो वियना सम्मेलन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य की बात किया जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को पुनः लागू करना। देखिए हुआ क्या था, जब नेपोलियन बोनापार्ट जब जितना भी युद्ध किया ना, तो जिस जिस क्षेत्र में जो पुरातन व्यवस्था लागू था उसको हटाकर ना लोकतंत्र स्थापित करने का मतलब कोशिश किया था। अब जब ये इसको नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया तो इन लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया गया कि जो भी मतलब बदलाव लाया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, उसको जितना भी बदलाव था सबको हटाकर फिर से क्या लागू कर देना, जो पुरातन व्यवस्था था उसको फिर से लागू कर देना वियना सम्मेलन का उद्देश्य था। तो ये कभी पूछ सकता है कि बताइए वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो उस क्षेत्र में जो भी नया नया व्यवस्था लागू हुआ था उसको हटाकर फिर से वही पुरातन व्यवस्था को फिर से लागू करना था। क्लियर है, ठीक है ना। तो वियना सम्मेलन हुआ कब था? 1815 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मेटरनिक के द्वारा किया गया था। मेटरनिक था कहाँ का? तो ये था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और इस सम्मेलन में भाग कौन कौन लिया था? आपका ब्रिटेन, रूस, प्रसा और फ्रांस, ठीक है। सॉरी, फ्रांस नहीं, मिस्टेक से यहाँ से लिखा गया, फ्रांस नहीं होगा। फ्रांस में तो ये सम्मेलन ही हो रहा है, उसके खिलाफ ही हुआ था, ठीक है। तो उद्देश्य इसका क्या था? पुरातन व्यवस्था को फिर से लागू करना। उसके बाद देखेंगे जुलाई 1830 की क्रांति, जब ये काम मतलब ये सम्मेलन ये संपन्न हुआ, उसके बाद ये किसका मतलब लीडरशिप चालू हो गया? मेटरनिक का। पूरे फ्रांस में किसका अधिकार चलने लगा? मेटरनिक का। और ये 1815 से लेकर 1858 तक चलता है इसका शासन। इसी युग को कहा जाता है मेटरनिक युग। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और 1830 में एक ऐसा समय आता है जिस समय चार्ल्स शासक था फ्रांस का, चार्ल्स दसम, ठीक है ना। कौन था शासक? चार्ल्स दसम। ये कैसा शासक था? एक निरंकुशवाद शासक था। निरंकुशवाद कहने का मतलब वैसा शासक, जो हम पहले बता चुके हैं निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है। निरंकुशवाद कहने का मतलब वैसा शासक जिसको ना सिर्फ अपने से मतलब हो, वहाँ की जनता क्या कर रही है, क्या उसको नुकसान हो रहा है, क्या उससे मतलब कोई मतलब नहीं रहता था, सिर्फ अपने भलाई के बारे में सोचे, वैसे शासक को क्या कहा जाता है? निरंकुश शासक कहा जाता है, ठीक है ना। और निरंकुश शासक होने के साथ साथ ये एक ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था जिसका नाम क्या था? पोलिगनेक, ठीक है ना। ये भी उसी प्रकार का व्यक्ति था। इसको भी अपनी जनता से कोई मतलब, जितना भी मतलब इसका जो व्यवस्था होता था, नियम कानून होता था ना, ये अपने भलाई के लिए लाता था, मतलब जनता से इसको कोई मतलब नहीं था। रिजल्ट क्या निकला? फ्रांस की जनता क्या होगी, उससे नाखुश होकर क्या करती है? आंदोलन करती है। ये कब करेगी? जुलाई 1830 में। इसी आंदोलन को क्या कहा जाता है? जुलाई 1830 की क्रांति। क्लियर है, ठीक है ना। जुलाई 1830 की क्रांति। शासक कौन था? चार्ल्स दसम। प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? पोलिगनेक। दोनों कैसा व्यक्ति था? तो एक कट्टरपंथी था, मतलब निरंकुशवाद था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आपका 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है ना। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, उस समय का शासक था लुई फिलिप, ठीक है। कौन शासक था? लुई फिलिप, ठीक है। लुई फिलिप ये चार्ल्स दसम के जैसा शासक नहीं था। ये एक मतलब अच्छा सोच रखने वाला व्यक्ति था, मतलब लोगों के थोड़ा सा भलाई के बारे में सोचता था। देखिए ये एक अच्छा शासक होने के बावजूद ये जो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है ना, गीजो ने, उसका नाम क्या होता है? गीजो। ये शासक तो सही था, लेकिन जिसको इसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया वो सही नहीं था। वो क्या था? एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। मतलब जैसे पहले था ना, ये चार्ल्स दसम की बात कर जाए या फिर पोलिगनेक की बात कर ले जाए, तो जैसा ये जिस तरह का सोच रखने वाले ये थे, उसी तरह का सोच रखने वाला था गीजो था। देखिए शासक सही है, लेकिन प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त कर दिया ना, ये था कैसा? कट्टरवादी। जो भी इसका नियम होता था अपने लिए, मतलब जनता भी इससे क्या होगी? फिर इससे तंग आ गई।
और तंग आने का मतलब क्या होगा, फिर से उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो ये आंदोलन होता है 1848 में, इसी को कहा जाता है 1848 की क्रांति, ठीक है ना। विरोध करने का मतलब ये स्वरूप क्या था, तो देखिए जो 1848 के समय, कुछ समय पहले की बात किया जाए तो उस समय ना फ्रांस में क्या हुआ, एकदम बहुत ज्यादा गरीबी छा गया, मतलब एक ऐसा कंडीशन आ गया कि लोग भूखे मरना चालू मतलब शुरू हो गए, ठीक है। तो ये आपका स्वरूप था। देखिए भूखे मर रहा था तो इसका आंदोलन करने का स्वरूप हुआ, मतलब जगह जगह पर नुक्कड़ पर क्या कर दिया गया, मतलब लोगों को ना भोज कराया गया, मतलब भोजन करवाया गया। नहीं होता है, मतलब कहीं कहीं जाइएगा ना तो एक लंगर लगाया था। लंगर कहने का मतलब जगह जगह पर ना आपको भोजन की व्यवस्था किया जाएगा, बहुत सारा उसमें व्यवस्था किया जाता है। तो इसका विरोध करने का स्वरूप था कि जगह जगह पर ना विशाल भोज का आयोजन किया, क्योंकि भूखे मर रहे थे। तो विरोध करने का स्वरूप क्या हुआ, इसका विशाल भोज का आयोजन किया गया, क्योंकि क्यों क्या हो गया था, वहां पे भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, ठीक है ना। चलिए चलिए बात करते हैं अब इटली के एकीकरण के बारे में, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं, इटली के एकीकरण के बारे में। देखिए इटली के एकीकरण में ना आपको 3 नाम पढ़ने के लिए मिलेगा। पहला आपका मेजनी, दूसरा है आपका काउंट काबूर एंड तीसरा मिलेगा आपका गैरीबोल्डी, ठीक है। थोड़ा सा नाम आ रहा है एक विक्टर इमैनुअल का, जो यहाँ का शासक था, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इटली के एकीकरण में सबसे पहले बात करते हैं मेजनी के बारे में, ठीक है। तो मेजनी कैसा व्यक्ति था, तो मेजनी एक साहित्यकार, लोकतांत्रिक विचार का समर्थक एवं एक योग्य सेनापति भी था। तो लगभग ये सर्वगुण संपन्न था, कहा जाए तो ये कैसा था, एक साहित्यकार, लोकतांत्रिक विचार का समर्थक और एवं योग्य सेनापति था। लोकतांत्रिक कहने का मतलब ये राजतंत्र पे विश्वास नहीं करता, ये राजतंत्र का एकदम कट्टर विरोधी था। ये चाहता था कि हमारे देश में राजतंत्र से पूरा छुटकारा मिल जाए, राजतंत्र का पूरा विरोधी था। जिसका जन्म कब हुआ था, आपका मेजनी के जन्म की बात किया जाए तो कब हुआ था इसका जन्म, 1805 ईस्वी में। जन्म तो उतना मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बता दिए जन्म कब हुआ था इसका, 1805 ईस्वी में। देखिए मेजनी के बारे में से पूछता कि बताइए मेजनी कौन था, ये क्या क्या काम किया था, तो ऐसे लिखेंगे मेजनी कौन था, साहित्यकार, लोकतांत्रिक विचार का समर्थक एवं योग्य सेनापति था, ठीक है ना। इन्होंने इटली को एक करने के लिए क्या क्या काम किया था, तो उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने इटली को एक करने के लिए सबसे पहले यंग इटली नामक एक संगठन गठन किया था। क्या, यंग इटली। इसमें रखा किसको गया था, नाम से ही पता चल रहा है यंग, मतलब इटली के जो जितना भी यंग थे, युवा था ना, उसको इस समूह में शामिल किया गया। और इसका गठन कब किया गया था, 1831 ईस्वी में। देखिए ये क्या करे, इटली को एक करने के लिए क्या क्या किया था। सबसे पहले बात किया जाए तो ये यंग इटली नामक एक संस्था गठन किया था, कब, 1831 ईस्वी में। पुनः 3 साल बाद एक यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया, ये पूरे यूरोप को मतलब संबोधित करता है। ये कब किया था, 1834 ईस्वी में। ये दोनों पॉइंट पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यंग इटली का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो क्या होगा, मेजनी के द्वारा। कब किया गया था, 1831 ईस्वी में। यंग यूरोप किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मेजनी के द्वारा। कब किया गया था, 1834 ईस्वी में। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछ। देखिए उसके बाद क्या किया, ये मेजनी क्या किए, तो ये कार्बोनरी एक संगठन था। तो पूछेगा ऐसे भी कि कार्बोनरी कैसा संगठन था, तो कार्बोनरी क्या था, उग्र विचार रखने वाले व्यक्तियों का समूह था। उसमें भी जाकर शामिल हुए कौन, मेजनी, ठीक है ना। देखिए इटली को एक करने में ना मतलब इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए मेजनी को इटली का एकीकरण का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए मेजनी के बारे में बात करें, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मेजनी कौन था, मेजनी एक साहित्यकार, लोकतांत्रिक विचार का समर्थक एवं योग्य सेनापति था, ठीक है ना। इन्होंने इटली को एक करने के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक 2 संस्थाओं का गठन किया। आगे चलकर ये कार्बोनरी नामक एक संगठन में शामिल हो गए, जो युग्र विचार रखने वाला व्यक्तियों का समूह था। इसलिए मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्लियर है यहाँ, मेजनी के बारे में पूछता है 4 से 5 नंबर का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं काउंट काबूर के बारे में। इनका नाम भी जितना इंपॉर्टेंट, अगर मेजनी है तो थोड़ा सा कहे तो मतलब लगभग बराबर मतलब वैल्यू दिया जाए दोनों का, ठीक है ना। अगले बात करते हैं किसके बारे में, काउंट काबूर के बारे में। देखिए मेजनी एक साहित्यकार था। यहाँ इनकी बात किया जाए तो ये क्या थे, सफल कूटनीतिज्ञ थे। कौन, काउंट काबूर क्या थे, एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ का मतलब, कहने का मतलब ये हो गया, आप आम बोलचाल की भाषा में, देहाती भाषा में ऐसे बोलते हैं, नहीं बोला जाता है कुटना है, मतलब इधर वाला बात ना उधर करके, मतलब अपना काम निकालने के लिए। मान लो दोनों दोस्त है, उसका बुराई करके, मतलब ये क्या कहा, उधर वाला बात इधर करके ना ये अपना काम निकाल लेते थे। इसीलिए काउंट काबूर को क्या कहा जाता था, एक सफल कूटनीतिज्ञ कहा जाता था, ठीक है ना। देखिए इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, 1810 ईस्वी में। देखिए ये अपना कूटनीतिज्ञ का परिचय देते हुए, क्रीमिया का युद्ध हो रहा था आपका, ये हुआ था फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हो रहा था, नहीं दिख रहा होगा, देखिए क्रीमिया का युद्ध हुआ था आपका, बात किया जाए तो ये हुआ था 1853 से 54 के बीच हुआ था लगभग, ठीक है। तो इस युद्ध में, ये युद्ध हुआ रहा था आपका फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में, ठीक है ना। किसके बीच युद्ध हो रहा था, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में। देखिए यहाँ पर काउंट काबूर को मतलब इस युद्ध से कोई मतलब ही नहीं था,
लेकिन फिर भी ये अपने कूटनीतिज्ञ का परिचय देते हुए क्या देखिए, इनको थोड़ा सा एलर्जी था ऑस्ट्रिया से भी, तो क्या किए, बिना फ्रांस को बुलाए हुए ये क्या कर दिए, फ्रांस की तरफ से सपोर्ट कर दिए कि हम भी आपके साथ युद्ध लड़ेंगे, किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ। देखिए, इनको कोई मतलब निमंत्रण भी नहीं दिया गया है, कोई मतलब फ्रांस के द्वारा इसको बुलाया भी नहीं गया कि आप हमारी आके मदद करें, लेकिन फिर भी काउंट काबूर क्या कर दिए, मतलब फ्रांस की तरफ से लड़ने का ऐलान कर दिया। इनको पता था कि हमको इनडायरेक्टली रूप में ना आगे चलकर फायदा मिलने वाला है, तो ये अपने कूटनीतिज्ञ का परिचय देते हुए क्या करते हैं, फ्रांस की तरफ से युद्ध का ऐलान कर देते हैं और फ्रांस की तरफ से युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध क्या निकलता है, ऑस्ट्रिया इस युद्ध में हार जाता है और जीतेगा कौन, आपका फ्रांस। अब जाहिर सी बात है, जब दो देशों के बीच में पहले युद्ध होता था ना, तो दोनों को जब युद्ध समाप्त होगा तो उसके बाद दोनों के बीच में बैठक होता था सब में, मतलब उसके बाद माना जाता था जो देश हार गया उस युद्ध का भरपाई करता था, तो उस दोनों के बीच में बैठक होता था। तो इस बैठक में क्या, फ्रांस और इसके साथ बैठक हो रहा था, तो इस बैठक में ना काउंट काबूर को फ्रांस के द्वारा बुलाया गया, ठीक है। तो इस तरह से काउंट काबूर की क्या हो गई, महत्ता ना बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखिए, काउंट काबूर को इटली में कोई उतना जानता नहीं था, लेकिन इस बैठक में इसको बुलाने से क्या हो गया, इसका महत्व पूरे इटली को पता चला और पूरा इटली लगभग इनको जानने लगा, ठीक है। तो ये था इनका एक कूटनीति का परिचय दिए, कब, जब फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हो रहा था तो जाके शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका काउंट काबूर के बारे में। काउंट काबूर के बारे में देखें तो क्या है, ये एक सफल कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है ना। आइए देखो, इनकी बात किया जाए तो इस जगह जब काउंट काबूर थे तो इस समय वहां का शासक था, कहाँ जगह, उस समय शासक था विक्टर इमैनुअल, ठीक है ना। कौन था शासक, विक्टर इमैनुअल, ठीक है। इसका शासक कौन था, विक्टर इमैनुअल। काउंट काबूर उस समय शासक नहीं थे, बस उस क्षेत्र का नाम विक्टर इमैनुअल के द्वारा इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था, वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि बताइए विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो किस पद पर नियुक्त करेगा, आपका पीएम के पद पर नियुक्त करेगा, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है विक्टर इमैनुअल किसको, काउंट काबूर को। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, क्लियर है। देखिए आगे बात करिए, लगभग देखिए आगे बात करते हैं आपका गैरीबॉल्डी के बारे में। देखिए दो नाम आपको हो गया, मेजनी और काउंट काबूर, थोड़ा सा आता है, विक्टर इमैनुअल उस समय का शासक था। अब बात करते हैं गैरीबॉल्डी के बारे में, ठीक है। इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था आपका 1807 ईस्वी में। देखिए गैरीबॉल्डी क्या थे, एक सशस्त्र क्रांतिकारी थे। इनको मतलब बोल चाहिए जैसे मेजनी थे, मतलब आंदोलन करके, मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन करके ऐसा चाहते थे, उस तरह का व्यक्ति नहीं था। ये क्या था, एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। ये बोलचाल मतलब साधारण भाषा में बात नहीं मनवाई, ये अगर नहीं मानता है तो मार काट दो, मतलब ये मार काट पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। कौन, गैरीबॉल्डी, ठीक है ना। ये क्या, इसके अगर पूछा जाता है कि बताइए कि ये पेशे से क्या थे, ये वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि बताइए गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था, तो पेशे से क्या था, एक नाविक था, ठीक है ना। पेशे से क्या था, एक नाविक था। और को पता है नाविक किसको कहा जाता है, तो जो नाव चलाता है ना उसको क्या बोलते हैं, नाविक बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या किए थे, ये अपने जितना भी कर्मचारी था ना और स्वयं सेवक था, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों समूहों को मिलाकर ना अपने एक विशाल सेना का तैयार किया, एक मजबूत सेना तैयार किया था। कौन, गैरीबॉल्डी। और जब भी जहां भी इनको युद्ध लड़ना होता था, यही अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की मदद से इन्हें मतलब बहुत से ऐसे क्षेत्र, कुछ क्षेत्र हुए जहां पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। किनके दम पर, कर्मचारियों और स्वयं सेवकों के दम पर ही, ठीक है ना। देखिए प्रारंभ में तो गैरीबॉल्डी की बात किया जाए तो प्रारंभ में मेजनी के विचार के समर्थक था, मतलब मेजनी जिस राह पे चलता था ना, वो इसी राह पर गैरीबॉल्डी भी चलना चाहता था, उन्हीं के विचार से प्रभावित था। लेकिन आगे चलकर ना ये काउंट काबूर का समर्थक बन गया। देखिए इनका भी देखिए, काउंट काबूर थोड़ा सा राजतंत्र का भी समर्थक था। ये मतलब ऐसा चाहता था अगर कोई राजतंत्र है, अगर वो सही है, मतलब राजा सही है तो कोई बात नहीं, राजतंत्र भी सही है। लेकिन मेजनी क्या था, राजतंत्र का कट्टर विरोधी था, ये लोकतंत्र समर्थित था। ये शुरू में देखिए गैरीबॉल्डी किससे प्रभावित था, मेजनी से, लेकिन आगे चलकर किससे प्रभावित हो जाता है, ये काउंट काबूर से प्रभावित हो जाता है। कौन, गैरीबॉल्डी, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए 1862 ईस्वी में गैरीबॉल्डी एक योजना बनाता है, किस पे आक्रमण करने का, रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। कौन, गैरीबॉल्डी। देखिए इसका विरोध, जब आक्रमण करने की योजना बनाया तो इसका विरोध कौन कर देता है, काउंट काबूर इसका विरोध कर देता है। किसका, गैरीबॉल्डी का। जब गैरीबॉल्डी 1862 में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं, तब क्या किया कर दिया जाता है, काउंट काबूर के द्वारा इसका विरोध कर दिया जाता है कि आपको हम रोम पर आक्रमण करने नहीं देंगे। तब इनकी मुलाकात होती है पहली बार गैरीबॉल्डी की, किससे, काउंट काबूर से। तो इसके थोड़ा सा सपोर्टर थे, मतलब इससे समर्थित थे, प्रभावित हो गए थे। तो गैरीबॉल्डी यहाँ क्या करते हैं, मतलब इन दोनों का जब मिलन हुआ पहली बार, तो ये क्या करते हैं गैरीबॉल्डी, मतलब जितना भी इसका जीता हुआ क्षेत्र था ना, अभी तक जितने युद्ध में मतलब क्षेत्र जीते थे, वो क्या कर देते हैं, उस पूरे क्षेत्र को काउंट काबूर को सौंप कर ये क्या करते हैं, साधारण किसान की भांति अपना जीवन यापन करने के लिए अग्रसरित हो जाते हैं, ठीक है। देखिए जितना भी क्षेत्र जीता था किसको दे दिया, काउंट काबूर को। अब विक्टर इमैनुअल के द्वारा इसको प्रस्ताव के दिया जाता है कि आप ना कुछ क्षेत्र पर आप मतलब शासन व्यवस्था चलाइए, लेकिन गैरीबॉल्डी के द्वारा साफ साफ मना कर दिया जाता है कि हम अब कोई शासन व्यवस्था नहीं चलाएंगे, कहीं हमको राजा वाजा नहीं बनना है। अब क्या कर दिए, जितना भी क्षेत्र जीता हुआ था सब किसको दे दिए, गैरीबॉल्डी को, और एक साधारण किसान की भांति क्या कर दिए, जीवन यापन करना शुरू कर दिए।
ठीक है ना। ये लगभग 1800, देखिए इटली का एकीकरण लगभग 1871 में संपन्न हुआ था, जब फ्रांस और ऑस्ट्रिया आपस में ना युद्ध में थोड़ा सा कंक्लूज हो गया था, अपने मतलब दोनों अपने आपस में युद्ध कर रहा था, तो इटली को थोड़ा सा मौका मिल गया कि हम ना इसको भगा सकते हैं। तो उस समय थोड़ा सा इसका विरोध करके ये एक करने की कोशिश किए थे। थोड़ा सा एक और पॉइंट बचता है आपका इटली के एकीकरण का, ठीक है ना, वो देखिए समझाते हैं, एक मिनट। चलिए थोड़ा सा बात बचा हुआ था। देखिए इटली के एकीकरण की बात किया तो लगभग पूरे क्षेत्र का ना एकीकरण हो चुका था। देखिए जो थोड़ा सा क्षेत्र बचा हुआ था मध्य का, वो रोम, ठीक है ना, वो एक रोम नामक क्षेत्र था बीच का। देखिए रोम पे ना किसका अधिकार था? पोप का अधिकार था। रोम पे किसका अधिकार था? पोप, मतलब जिसको बोलते हैं, और दूसरी भाषा में बोला जाए इसको तो पादरी बोला जाता है, ठीक है ना। किसका अधिकार था? पादरियों का अधिकार था। पादरी कहने का मतलब जैसे हिंदू धर्म में होता है ना, जैसे जो पूजा वूजा करवाते हैं, जो क्या बोला जाता है? पंडित जी, मतलब पांडे। तो उसी तरह से पोप होता है, जो चर्च के जो वो होते हैं उनको पोप कहा जाता है। तो जो रोम पर अधिकार था, पोप का अधिकार था, और ये नहीं चाहते थे कि हमारे रहते हुए ना इटली का एकीकरण लोकतंत्र के मतलब समर्थित हो। ये चाहते थे कि धार्मिक रूप से मतलब इटली का एकीकरण हो। ये नहीं चाहता था कि मतलब ये खो जाए। तो इनका कहने का मतलब था, ये हमेशा इसका विरोध करते रहे। लेकिन जब बात किए थे किसके युद्ध के बारे में? फ्रांस और, देखिए 1871 में युद्ध हुआ था। थोड़ा सा बिजी हो गया फ्रांस और यहाँ प्रसा, ठीक है ना, शायद वहाँ कुछ और बता दिए थे, ऑस्ट्रिया, सॉरी माफ कीजिएगा। ये युद्ध हुआ था किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच में 1871 ईस्वी में। तो फ्रांस थोड़ा सा ना बिजी हो गया किसके बीच? प्रसा के युद्ध के बीच में। तो यहाँ से जो पोप का जो संरक्षण प्राप्त हो रहा था, मतलब जो हेल्प कर रहा था फ्रांस, अब यहाँ पर हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो विक्टर इमैनुअल को ये अच्छा मौका दिखा, क्योंकि इसका कोई मदद करने वाला नहीं था पोप का। तो विक्टर इमैनुअल को ये अच्छा मौका दिखा, और ये पोप को क्या करते हैं? यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। तो पोप क्या करता है? एक बड़े से बिल्डिंग में ना अपने आप को कैद कर लेता है, और आगे चलकर फिर इसको एक संरक्षित क्षेत्र दिया जाता है। अब पूरा इटली लगभग ये जो रोम था, इसको अपने में मिला लिया जाता है विक्टर इमैनुअल के द्वारा, और इटली का राजधानी घोषित किया जाता है। अभी भी इटली का राजधानी कहाँ है? रोम। तब पोप को क्या किया जाता है? बाद में ना आगे चलकर इनको एक वेटिकन सिटी के नाम का क्षेत्र दे दिया जाता है। क्या? वेटिकन सिटी। ये अभी भी आपका एक छोटा स्मॉलेस्ट सिटी के नाम, स्मॉलेस्ट कंट्री के नाम से जाना जाता है, वेटिकन सिटी। कहाँ है? रूस में। तो पोप पोप को एक संरक्षित क्षेत्र दिया जाता है, वेटिकन सिटी, ठीक है ना। ये था आपका इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में कौन कौन सा नाम आया आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले बात तो आपका कौन है? मेजनी, ठीक है ना। मेजनी क्या था? एक साहित्यकार, लोकतांत्रिक विचार का समर्थक एवं योग्य सेनापति था, ठीक है। इसलिए इटली को एकीकरण के लिए मतलब क्या 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 बता चुके हैं। उसके बाद आएगा आपका काउंट, ठीक है। काउंट के बाद किसके बारे में बात किए थे? गैरीबोल्डी के बारे में। इन तीनों का नाम आपके इटली के एकीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली के एकीकरण में इन तीनों का ही महत्वपूर्ण योगदान था। थोड़ा सा आपका विक्टर इमैनुअल का आता है, ठीक है। लास्ट में जो एकीकरण किसके नेतृत्व में होता है? विक्टर इमैनुअल के ही नेतृत्व में होता है। काउंट काबूर की मृत्यु लगभग 1862 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को। इटली का एकीकरण का दिमाग किसे कहा जाता है? तो काउंट काबूर को। और इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो वो गैरीबोल्डी को कहा जाता है। ये था आपका इटली के एकीकरण के बारे में, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में, ठीक है ना। आपका यहाँ इटली का एकीकरण खत्म होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।